जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 19 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, बीपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस के लिए ज्ञान सर के स्पेशल पेड कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी आपकी करवाई जाती है। ओनली करंट अफेयर्स के नाम से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं जिनको ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करिए क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाती है। सो आज के कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक साहित्यिक उपलब्धि के बारे में, लिटरेरी ट्रायम्फ के बारे में चर्चा करेंगे। आसियान इंडियन कॉपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड डिप्लॉयमेंट एंड रीजनल इंप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। थर्ड जैसे कि S-400 है, वैसे ही यूएसए का थर्ड है। वो मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर कि S-400 जो है वो किसका सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, किस कंट्री का है, जिसको हमने हम जैसे इंपोर्ट करवाने वाले हैं तो डिफेंस के। और हमने करवाया भी है, डील ऑलरेडी जो है वो उसकी हो चुकी है, फेज वाइज चल रही है पूरी चीजें। और इंडिया की बायोडायवर्सिटी टारगेट और ग्लोबल कमिटमेंट जो है वो क्या है, और इवन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है तो इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहला टॉपिक, यहाँ पर साउथ कोरियन और ऑथर हैं जिनका नाम है हैन कैंग। इनको जो है वो 2024 का नोबेल प्राइज लिटरेचर में जो है वो मिला है। और ये किस लिए? उनकी इंटेंस पोएटिक प्रोज के लिए, राइट, गहन काव्य गद्य के लिए। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इसमें हिस्टोरिकल ट्रॉमास भी हैं और ह्यूमन एग्जिस्टेंस की फ्रेजिलिटी जो है वो बताई गई है। अब इतना डिटेल में जाने का नहीं है, आपको सिंपली बस ध्यान में रखना है कि साउथ कोरियन ऑथर है जिनका नाम है हैन कैंग। इनको 2024 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो है वो अवार्ड किया गया है। और ये पहली साउथ कोरियन राइटर है जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो जीता है। और ये हिस्टोरिकल अचीवमेंट बन गई है कंट्री की लिटरेरी लैंडस्केप के मामले में। हैन कैंग की राइटिंग जो है, ये बताया जाता है कि उसमें बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच है, डीप एम्पैथी है, गहरी सहानुभूति देखने को मिलती है। और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंटेम्प्रेरी वॉइसेस है लिटरेचर में आज की डेट में। तो ये अभी इतना भी ये सब आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। अब इनका जन्म कब हुआ था ये सब चीजें भी नहीं पूछी जाती हैं। 1970 में साउथ कोरिया के अंदर, और सियोल में जो है वो इन्होंने मतलब ग्रोथ करी, डेवलपमेंट किया, राइट। तो होता नहीं कि किसी की बर्थ प्लेस अलग होती है बट वो ब्रॉट अप कहीं और से होते हैं, राइट। तो वो वाली कहानी है यहाँ पर। अब ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, इनका करियर कब बिगेन हुआ था, ये सब फालतू चीजें ये एग्जाम में आती नहीं है। हाँ, ये चीज कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं इनकी जो काम होते हैं, किताब जो होते हैं उनके बारे में। जैसे द वेजिटेरियन, ये नॉवल थी जो पब्लिश हुई थी 3 पार्ट्स में और इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी 2015 में, ठीक है। फिर इसके अलावा इस बुक को जो है वो 2016 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी जो है वो मिला था। देखिए, अब तो इन्होंने ये सब प्राइज भी जीते हुए हैं। फिर ह्यूमन एक्ट इनकी बुक है। किताबों के नाम थोड़े से ध्यान में रखना। ये नोवेल हम लोग को देखने को मिलती है 1980 के अंदर। गोंजू मैसेकियर जो था, हत्याकांड जो हम लोग को देखने को मिला था, नरसंहार जो था, तो उस पर फोकस करती है ये। साउथ कोरियन मिलिट्री फोर्सेस ने जो है वो सिविलियंस को मारा था प्रोटेस्ट के दौरान, तो उसका पूरा जिक्र है इस नॉवल के अंदर, ठीक है। फिर एक हैंग कैंग का राइटिंग स्टाइल के बारे में हम बात करें तो ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज पूछनी आएगी। ये 2 किताबों के नाम थोड़े से ध्यान में रखना। और ये जरूर ध्यान में रखना कि ये मैसेकियर, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ का है। तो ये साउथ कोरिया का हम लोग को एक नरसंहार देखने को मिलता है। ये चीज भी आपसे पूछ सकते हैं ये लोग, ठीक है। और दूसरा ये इस किताब का नाम, तो किताब के नाम ध्यान में रखो बस, और मैसेकियर के नाम ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अब हैंग कैंग को नोबेल प्राइज जो है मिला है तो उससे इंटरनेशनली उनका स्टेटस तो बढ़ ही गया है, बट साथ ही साथ साउथ कोरिया की लिटरेचर के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। स्वीडिश अकेडमी जो है, जो नोबेल प्राइज है वो अवार्ड देती है, तो उन्होंने भी प्रेस किया कि भाई इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के उनके लिए जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसमें उन्होंने इतना बेहतरीन जो है वो अचीवमेंट हासिल किया है। एनीवेज, तो ये सब चीजें फालतू में पूछी नहीं आती एग्जाम में। अब ये ध्यान में रखो, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो है वो 1901 में स्टैब्लिश किया गया था एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। ये मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है पूरे दुनिया भर में, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। ये जितने भी ऑथर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं लिटरेचर की फील्ड में,
तो उनको सम्मानित किया जाता है। हैंग जो है ये इनको भी अवार्ड जो है वो मिला है, राइट। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी जो है ये प्राइज जीता था 1913 में, 1913 में, ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस नोबेल प्राइज के साथ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, अप्रोक्सीमेटली 915,000, 915,000 यूएस डॉलर, ये इसके साथ जो है वो मिलते हैं। और ना ही सिर्फ इतना, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, और दूसरे ये अवार्ड जो मिलते हैं तो दूसरे भी राइटर्स को इंस्पायर करते हैं कि वो भी लिखें, राइट। तो पूरे आर्टिकल के अंदर हमने क्या चीज जो है वो देखी कि साउथ कोरिया के ऑथर हैं जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है, हैन कैंग। इनको 2024 का नोबेल पीस प्राइज, सॉरी, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो है वो मिला है। और द वेजिटेरियन नाम की और ह्यूमन एक्ट नाम की इनकी दो किताबें थी। और साउथ कोरिया का एक इंसिडेंट है 1980 का, ग्वांगजू मैसेकेयर इंसिडेंट, ये फैक्ट बस ध्यान में रखना है, बस दैट्स इट। बाकी नोबेल प्राइज के साथ जो है वो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर स्टैब्लिश हुआ था 1901 में एल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी ये प्राइज मिला था 1913 में। और नोबेल प्राइज के साथ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, अप्रोक्सीमेटली 915,000 यूएस डॉलर जो है वो मिलते हैं, जिनको ये अवार्ड दिया जाता है उन्हें। अब देखिए 21st आसियान इंडिया समिट हम लोग को लाओस में देखने को मिल रही है। लाओस, मैप में मुझे आप बता सकते हो लाओस की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? कमेंट बॉक्स में लिखकर मैप में देखिए, और लाओस किस किस कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अनाउंस किया है द 10 पॉइंट प्लान। तो क्वेश्चन ये बन सकता है 10 पॉइंट प्लान अभी रिसेंटली न्यूज में था, ये किस समिट से रिलेटेड है? तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि आसियान इंडियन समिट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आसियान कंट्रीज के साथ हमारा व्यापार बढ़े, सिक्योरिटी पे हम फोकस करें और कनेक्टिविटी पे। समिट जो है ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम लोग को देखने को मिली थी जब लॉन्च हुई थी, तो उसको लगभग एक दशक हो चुका है, एक डिकेड हो चुका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। हम हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप जो है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो है वो तैयार करते हैं। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी, फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने जो है वो ट्रांसफॉर्म करी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 44th आसियान समिट में भी जो है पार्टिसिपेशन किया। उसमें रीजनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड इश्यूज के बारे में चर्चाएं हुई। आसियान और इंडिया के बारे में बात करें तो दोनों मिलाकर 7% पूरे दुनिया भर के जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट करते हैं, और 26% पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन यहीं पर ही, यानी कि आसियान कंट्रीज और प्लस इंडिया में हम लोग को देखने को मिलती है। आसियान का मेंबर इंडिया जो है वो नहीं है, बट आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर कि आसियान के टोटल कितने मेंबर्स है। सिर्फ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स बता दो, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। पिछले दशकों में हम लोग को देखने को मिला, यानी कि पिछले एक दशक से ज्यादा हो चुका है, इंडिया और आसियान के बीच में जो ट्रेड है, व्यापार है, लगभग दुगना हो चुका है, 130 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। हाउएवर इंडिया जो है वो ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है आसियान के साथ, और ये बढ़ता जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट समझते हो, व्यापार में घाटा, कि आसियान कंट्रीज हमें ज्यादा सामान देती हैं, यानी कि आसियान कंट्रीज हम ज्यादा इंपोर्ट कराते हैं, कंपैरेटिवली हम एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, और ये चिंता वाली बात भी है, इस पर हमें रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में चर्चा करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में हमने इंडिया के अंदर एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो लॉन्च करी थी, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ हम अपना रिलेशनशिप काफी अच्छा बनाएं। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि व्यापार करें, कनेक्टिविटी संबंध बनाएं, और सिक्योरिटी पर हम फोकस करें इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में, इस क्षेत्र में। फिर आसियान इंडिया जो है ये बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक पार्ट है। इंडिया उसके तहत कमिटेड है कि वो आसियान का जो विजन है इस क्षेत्र में शांति बरकरार करने का, स्टेबिलिटी बरकरार करने का और प्रॉस्पेरिटी का, की समृद्धि का, तो इंडिया आसियान के इस विजन को सपोर्ट करता है, राइट। और आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक भी हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका सेम विजन हम लोग को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति बरकरार करने का नजर आता है। अब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देना है, टेररिज्म को काउंटर करना है, साइबर सिक्योरिटी पर काम करना है। इस पे आसियान और इंडियन कंट्रीज एग्री कर रही है कि ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के जरिए, डिफेंस स्कॉलरशिप के जरिए इस क्षेत्र को जो है वो और सिक्योर बनाने में मिलकर काम करेंगे।
मेजर फोकस जो है वो रखा गया है कि पूरी तरह से डिक्लेरेशन ऑन द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, डीओसी जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाए, स्पेशली साउथ चाइना सी वाले क्षेत्र में, क्योंकि छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज बड़ी परेशान है चाइना के कारण। और मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इफेक्टिव कोड ऑफ कंडक्ट को फाइनलाइज करो और इंटरनेशनल लॉ की जो रिस्पेक्ट करता है, पर्टिकुलरली 1982 के यूएनसीएलओएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनवायरमेंट में पढ़ाया जाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जिसके तहत मैरीटाइम बाउंड्री डिसाइड की हुई है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो होता है एक कंट्री की कोस्ट लाइन से, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया होता है, ईईजेड जिसको हम लोग बोलते हैं। ये भी आप पढ़ोगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जनरल स्टडीज में पढ़ाया जाता है डिटेल में। और जनरल स्टडीज की क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो इशू किया गया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को जो है वो और बेहतर करना है हमें, राइट। इसके अंदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना है, फिनटेक पर फोकस करना है। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज, राइट। साइबर सिक्योरिटी पर काम करना है। इंडिया ने संकल्प लिया है कि इंडिया जो है वो आसियान के साथ जो है वो अपनी डिजिटल इनोवेशन को शेयर करेगा, जैसे कि आधार, यूपीआई, है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो डिजिटल और फाइनेंशियल फील्ड से जो है वो जुड़े, फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन ईजी हो सके, इस पर हम लोग जो है वो काम करेंगे। सो इंडिया का जो ये 10 पॉइंट प्लान है आसियान को लेकर, तो उसमें हमने किन किन चीजों के बारे में बात करी, तो इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा $5 बिलियन टूरिज्म में, राइट। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टूरिज्म एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाएगा और काफी सारी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी कि जो आने वाले समय में आएंगी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के डिकेड, यानी कि 10 साल जो ये पूरे हुए हैं 2014 से 2024 तक, तो उसको ध्यान में रखते हुए काफी सारे स्टार्टअप फेस्टिवल, यूथ समिट, म्यूजिक फेस्टिवल, ये सब चीजें ऑर्गेनाइज की जाएंगी जिससे टूरिज्म बढ़ेगा। नेक्स्ट, एजुकेशन की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप जो है वो डबल कर दी जाएगी। न्यू स्कॉलरशिप जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी आसियान स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के अंदर। वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव जो है वो इंडिया आसियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंडर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसके तहत महिलाओं को जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेम से जोड़ा जाए, STEM वाली फील्ड से जोड़ा जाए। STEM मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। आसियान इंडिया का ट्रेड जो है गुड्स एग्रीमेंट का, उसको रिव्यू करेंगे हम लोग, इस एग्रीमेंट को 2025 तक, जिससे कि ट्रेड के रिलेशन और बेहतर बन सके और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो यार। मेन हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। लोकल करेंसी में जो है वो ट्रेड की जा सके, इस पर फोकस किया जाएगा, जिससे कि जो डॉलर्स जो है वो फ्लक्चुएट करता है, तो हम डॉलर्स को जो है वो रिप्लेस करके लोकल करेंसी में जो है वो ट्रेड कर पाए, जिसको करेंसी स्वैप भी जो है वो कहा जाता है, एक उसका एक टर्म है। फिर इसके अलावा इंडिया जो है वो $5 मिलियन कंट्रीब्यूट करेगी आसियान के अंदर डिजास्टर रेजिलियंस और हेल्थ रेजिलियंट बनाने में, मतलब कि कभी भी कोई डिजास्टर आता है तो उससे कैसे निपटना है, तो उस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वेरियस इनिशिएटिव्स जो है वो इंडिया की तरफ से जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। साइबर पॉलिसी को लेकर बातचीत जो है वो होगी शुरू, जिससे कि एक डिजिटल और साइबर रेजिलियंट रीजन के अंदर हम जो है वो चीजें ला सकें। इंडिया जो है उसका प्लांट अ ट्री फॉर मदर कैंपेन जो है, ये भी एक एनवायरमेंट का इनिशिएटिव काफी अच्छा है, जिसके तहत जो क्लाइमेट रेजिलियंस को प्रमोट किया जाएगा कि भाई क्लाइमेट चेंज जो है उसका इफेक्ट कम कर सकें हम लोग, राइट। ग्रीन हाइड्रोजन वर्कशॉप जो है वो शुरू किए जाएंगे, तो ये सब चीजें हैं। और आसियान इंडियन समिट जो है ये हम लोग को देखने को मिल रही है कि उस समय हुई है जिस समय इंडिया पैसिफिक वाले क्षेत्र में टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है, स्पेशली साउथ चाइना सी में, क्योंकि चाइना वहां पर बहुत एग्रेसिवली जो है वो कब्जा करने पर तुला हुआ है। दोनों ही इंडियन और आसियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने ये बोला कि भाई वो कमिटेड है कि वो इस क्षेत्र के अंदर जो है वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, शांति और स्टेबिलिटी बरकरार रखने पर फोकस करेंगे और इस रीजन की ग्रोथ पर जो है फोकस करेंगे। इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो ज्वाइन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसके तहत रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस इंडिया के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ सिस्टम के बीच में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में हालांकि, ठीक है। तो हमने पूरे टॉपिक के अंदर क्या समझा, तो हमने पूरे टॉपिक के अंदर सबसे पहली चीज तो ये समझी कि अभी लाओस के अंदर 21वां इंडिया आसियान समिट हुआ,
और इसमें हमने 10 पॉइंट्स प्लान जो है वो दिए, जो अलग अलग एरियाज के थे, राइट। और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी जो है वो 10 साल हो चुके हैं। तो अलग अलग एरियाज जो थे वो टूरिज्म था, एजुकेशन था, ट्रेड था, राइट, डिजास्टर और हेल्थ कॉपरेशन था, एनवायरमेंट के इनिशिएटिव्स थे। तो ऐसे काफी सारी चीजों पर हम आसियान के साथ जो है फोकस करेंगे। और इंडिया और आसियान के बीच में आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, ट्रेड सरप्लस चल रहा है या ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार में फायदा है या नुकसान है, बताइए। थर्ड, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, बहुत शानदार मशीनरी है, वो बहुत बेहतरीन है। और उसी तरीके का है थर्ड, बट हमने थर्ड नहीं लिया, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। हमने थर्ड नहीं लिया, बल्कि हमने डील कर ली किसके साथ, रशिया के S-400 सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के साथ। तो उससे यूएसए थोड़ा सा चिढ़क गया। अच्छा, यूएसए इसलिए नहीं झटका था हमसे, जब हम ये डील कर रहे थे, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, पुरानी बात है ये। तो हम जब डील कर रहे थे S-400 की, तब उस समय यूएसए ने हमें धमकी दी थी कि अगर रशिया से S-400 खरीदोगे तो तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। हमने बोला कि जो करते मैंने कर लो, हमारे लिए जो अच्छा है वो हम लेंगे। फिर ऑटोमेटिकली यूएसए शांत हो गया, क्योंकि उसको पता था कि इंडिया से अगर पंगा ले लेगा यूएसए, तो एक इस रीजन में, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, और इवन पूरे अगर एशिया की बात करें, यूरोप की बात करें, अफ्रीका की बात करें, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस पहले के कंपैरिजन में अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो यू एग्री है ना। फिर क्या होता है कि यूएसए अगर इंडिया से जो है वो दुश्मनी कर लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर यूएसए को इंडिया का सपोर्ट नहीं मिलेगा इन क्षेत्रों में, जहां पर यूएसए का जो दबदबा है वो कम होता जा रहा है और इंडिया का दबदबा बढ़ता जा रहा है। तो उसने सोचा छोड़ो यार, काहे को दुश्मनी करें, लार्जर इंटरेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा अगर दुश्मनी हो जाएगी तो। बट आप देखिए, हमारे लिए जो चीज अच्छी होती है उस पर हम टारगेट करते हैं, और यही चीज आपको सीखनी है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि भैया आपके लिए क्या है, आप उस चीज को चूज करिए, आपके लिए क्या बेटर है, आपकी लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके करियर के लिए। यू हैव टू चूज दैट, और उसको प्रायोरिटी बनाओ अपनी। मैंने देखा है कई बार लोग जो है वो अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं जानबूझकर, गलतियां करके। उनको पता है कि यार दिस इज रॉन्ग, देन टू दे डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो आप अपने इंटरेस्ट पर काम करो बॉस, अपने इंटरेस्ट पर काम करोगे तभी सक्सेसफुल हो पाओगे। सो यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली थर्ड सिस्टम को जो है वो इसराइल में लगा दिया है। ये क्यों हुआ, क्योंकि अभी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हजबुल्ला के साथ हम लोग को देखने को मिली, और वही मिसाइल वॉर अटैक हम लोग को देखने को मिले थे। और 8.7 बिलियन यूएस डॉलर का एड पैकेज जो है वो सिक्योर्ड किया गया है इसराइल के द्वारा, जिसके अंदर ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो अपग्रेड कर रहा है। और यूएसए ने यहाँ पर खड़ा कर दिया अपना थर्ड। थर्ड काम कैसे करता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। या सर फेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो होती है ना, जैसे S-400 रशिया से जो हमने लिया, ये काम कैसे करते हैं। ये एक जगह पर खड़े रहते हैं, मतलब बड़े सा ट्रक होता है, मान के चलो एक जगह पर खड़ा हुआ है, उसमें मिसाइल जो है वो लगी हुई है। जैसे ही टेरिटरी के अंदर कोई बाहर से मिसाइल आ रही होती है, तो इसका काम क्या होता है, ये तुरंत अपनी मिसाइल को, मतलब उसमें रडार्स लगे रहते हैं, उससे एकदम चेक कर लेते हैं कि यार बाहर से कोई मिसाइल आ रही है, तो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है, और हवा में ही उस आने वाले खतरे को जो है वो निपटा देता है, काउंटर कर देता है। मतलब ये मान के चलो कि बस कहीं से मिसाइल आ रही है, इसको पता लग गया मिसाइल आ रही है, ये तुरंत जो है एक्टिवेट हो जाएगा, और ये अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ देगा ट्रक, और ऊपर हवा में जाकर ये उस मिसाइल से लगेगा जो मिसाइल यहाँ पर आकर अटैक करने वाली है, तो ऊपर ही जो है वो मिसाइल ब्लास्ट हो जाएगी। तो मतलब ये बेसिकली किस पर्पस के लिए, मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए। बात समझ रहे हो आप लोग। अब देखो, पेंटागन जो है, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट पर पेंटागन जो है उन्होंने डिप्लॉय किया थर्ड को यहाँ पर। और ये एक स्ट्रेटेजिक रीइंफोर्समेंट हम लोग को इसराइल की डिफेंस कैपेबिलिटी का देखने को मिल रहा है, राइट। और ये तभी भी हुआ जब रीसेंट अटैक जो है वो ईरान की तरफ से हम लोग को देखने को मिले, इसराइल पर हुए। टेंशन अब बहुत ज्यादा हाई है। आप देखो, ईरान ऑब्वियस ही बात है कि यूएसए का दुश्मन है, इसलिए ईरान को सबक सिखाने के लिए यूएसए ने इसराइल के पास अपने सिस्टम्स रख दिए। ईरान ने वार्निंग दी थी यूनाइटेड स्टेट्स को कि बेटा इसराइल के अंदर अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाओ मत, नहीं तो तुम सिचुएशन को ये कॉम्प्लिकेट कर दोगे। बट यूएसए ने बोला होने दो, हमें थोड़ा डर लगता। शाना है यूएसए, टेंशन भी यही क्रिएट करता है।
क्योंकि इसको दबदबा अपना बनाना होता है। अब देखो ये सिस्टम जो है वो इजराइल को जो है वो वही मैंने आपको बताया कि इसको बोलते हैं मिसाइल इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज, जो मैंने भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया ना कि कैसे ये मिसाइल काम करती है। तो ये मिसाइल इंटरसेप्शन है, राइट। तो ये बेसिकली देखो ईरान की तरफ से मिसाइल अगर आती है या दूसरी क्षेत्र से अगर मिसाइल इसराइल के ऊपर गिरती है तो हवा में ही जो है वो उसको ये काउंटर कर देंगे। अब थर्ड जो है ये एक एडवांस्ड यूएस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो डिजाइन की गई है इंटरसेप्ट करने के लिए शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल को। दूसरे सिस्टम्स भी हैं उससे जस्ट विपरीत। थर्ड जो है वो हिट टू किल अप्रोच जो है वो रखती है कि एक बार इससे छूट गया, मतलब एक मिसाइल निकल गई तो वो जाकर अटैक पे लगेगी ही लगेगी। और इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है अपने टारगेट को डायरेक्ट इम्पैक्ट के थ्रू रेदर देन एक्सप्लोजिव। तो एक्सप्लोजिव नहीं करेगी, डायरेक्ट टच हो जाएगी उससे जाकर और उसको ब्लास्ट कर देगी। सिस्टम जो है वो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को वो डिटेक्ट नहीं कर सकता जैसे कि ड्रोन्स। ये इसकी एक लिमिटेशन हम लोग को देखने को मिलती है जो इसकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस को कुछ समय के लिए जो है वो खराब कर देती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ड्रोन के थ्रू भी मिसाइल अटैक्स हो सकते हैं। तो थर्ड सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इराक के अंदर। स्कुड मिसाइल अटैक जब हुए थे 1991 में, तो उस दौरान हम लोग को ये चीज देखने को मिली थी गल्फ वॉर के दौरान, जहां पर मिसाइल जो है वो टारगेट जो है वो की गई थी इसराइल सऊदी अरेबिया दोनों में, और काफी सारे अमेरिकन सोल्जर्स की जान जो है वो चली गई थी। तो उस समय अमेरिका ने जो है ये थर्ड सिस्टम तैयार कर दिया। बोला कि बेटा आप दागो मिसाइल, तो मिसाइल दागोगे तो हमारी मिसाइल ऊपर ही उड़ा दी जाएगी। पहला प्रपोजल जो है वो सिस्टम का सबमिट किया गया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में 1987 में। काफी सालों तक टेस्टिंग करने के बाद हम लोग को देखने को मिला कि इसको 1999 में जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर दिया। फिर यूएस ने जो है वो पहले भी डिप्लॉय करी है थर्ड सिस्टम को इसराइल के अंदर 2008 की अगर हम बात करें, फिर 2012, फिर 2019, फिर अब 2024 में डिप्लॉय करेगा। फिर अब हिजबुल्ला, ईरान, ये सब अटैक कर रहे हैं इसराइल के ऊपर, तो इसलिए अब थर्ड सिस्टम यहाँ पर स्टैब्लिश हो चुका है। हालांकि इसराइल के पास अपना खुद का डोम सिस्टम भी है, पता है आपको, वो भी ऐसे ही इसी तरीके का है, इसराइल डोम जिसको हम लोग बोलते हैं। ईरान ने वार्निंग दी है यूएसए को कि बेटा तुम गलत कर रहे हो इस प्रकार से इसराइल की मदद करके, इसराइल के पास इतनी अपनी मिलिट्री फोर्सेस तुम भेज रहे हो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये चिंता वाली बात है। ईरान बोल रहा है कि तुम्हारे चक्कर में और यहाँ पर टेंशन जो है वो बढ़ जाएगी, बट यूएसए ने बोला कि वही तो बढ़ानी है, टेंशन बढ़ाएंगे तभी तो मजा आएगा यूएसए को। क्यों मजा आएगा बताओ? क्योंकि जब टेंशन वहां पर बढ़ेगी तो यूएसए आएगा उस टेंशन को रिजॉल्व करने, और फिर वो उस क्षेत्र का बाप बनेगा। यही खेल है, टेंशन भी वही क्रिएट करता है पर कुछ समय बाद सोल्यूशन भी वही लेके जाता है। थर्ड जो है ये मतलब क्यों आई है तो उसके बारे में मैंने आपको बताई दिया, मुझे आप लोग को बताने की और जरूरत नहीं है, फिर से ये पूरी चीज रिपीट हो गई है, ठीक है। थर्ड क्या है वो आपको समझ में आ चुका है पूरा, क्लियर है। इसका फुल फॉर्म बस ध्यान में रखना, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। यूएसए ने भी इसराइल में सिस्टम को जो है वो खड़ा कर दिया, उसको लेकर पूरा ये आर्टिकल था, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब देखो यार, इंडिया ने सबमिट कर दिया अपना नेशनल बायोडायवर्सिटी टारगेट सीबीडी को, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टारगेट जो है ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क का पार्ट है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एनवायरमेंट में डिटेल में बढ़ाया जाता है। इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिला था कि 23 एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल टारगेट जो है वो रखे गए हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए। इंडिया ने सबमिट कर दिया है, 16वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है सीबीडी की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, राइट। ये अक्टूबर 2024 में होगी कोलंबिया के अंदर, तो उससे पहले ही हमने जो है अपना ये पूरी चीज सबमिट कर दी है। तो याद रखना कि 16वीं सीओपी सीबीडी की कहां पर हो रही है? कोलंबिया में। नेक्स्ट, अब ये फ्रेमवर्क के बारे में जानना थोड़ा सा, ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है। तो 2022 में ये पहली चीज तो फ्रेमवर्क लाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कब लाया गया? जब 15वां सीओपी था सीबीडी का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें जो है वो रोकना है और रिवर्स करना है बायोडाइवर्सिटी के लॉस को 2030 तक। ये टारगेट ध्यान में रखना। इन्होंने 23 ग्लोबल टारगेट जो है वो लेकर आए थे कि जैव विविधता को बचाने के लिए, पूरे इकोसिस्टम सर्विसेज को और बेहतर बनाने के लिए।
मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जितना भी इकोसिस्टम खराब हो गया उसको दोबारा ठीक करो, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करो, क्रिटिकल हैबिटेट्स जो आवास हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो खत्म होते जा रहे हैं जानवरों के, उनको जो है वो प्रोटेक्ट करो। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फिर इंडिया का नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट क्या है? तो जो टारगेट्स हम लोग को देखने को मिले अभी ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के अंदर, वही सेम टारगेट हमने जो है वो सेटअप किए हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 30% एरिया जो है उसको इफेक्टिवली बचाना है, कंजर्व करना है, राइट। 30 into 30 भी इसको बोलते हैं, 30% एरिया बाय 2030। ठीक है, तो ये टारगेट यही हम लोग का देखने को मिल रहा है कि 30% जो एरिया खराब हो चुका है, चाहे वो जमीनी क्षेत्र का हो, चाहे वो इनलैंड वाटर खराब हुआ हो, चाहे वो समुद्री क्षेत्र खराब हुई हो, तो उसको 2030 तक जो है वो ठीक कर देना है। तो ये टारगेट है, इसी टारगेट पर हम लोग जो है वो बने हुए हैं। अब सीबीडी का रोल क्या है? तो आर्टिकल 6 जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ये सभी पार्टी के ऊपर जो है वो क्या लगा देता है, एक ऑब्लिगेशन लगाता है, एक बंधन, बाइंडिंग सिचुएशन क्रिएट करता है कि सभी कंट्रीज को जो है वो एक नेशनल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और प्लान बनाना पड़ेगा ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, जैव विविधता की के संरक्षण के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इंडिया का टारगेट जो है, ये पहले जो था 2011 से लेकर 2020 तक का, वो आईची टारगेट के ऊपर बेस्ड था, राइट। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, आईची टारगेट्स। ये एनवायरमेंट में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एनवायरमेंट की क्लास में डिटेल में पढ़ाया जाता है। इंडिया का बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो है वो क्या है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर से रिपीट हो गया कि 30% एरिया को हमें प्रोटेक्ट करना है। इंडिया ने ऑलरेडी जो है अपने जो प्रोटेक्टेड एरियाज में इंडिया के 57 टाइगर रिजर्व, 33 एलिफेंट रिजर्व शामिल है। ठीक है, इंडिया के अंदर लोकल कम्युनिटीज को, लोगों को, जो देसी लोग हैं वहां पे, उनको जो है वो एक साथ रखा जाएगा। उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से, उनके पार्टिसिपेशन से इंडिया जो है वो ये चीज अचीव कर पाएगी, कंजर्वेशन एफर्ट्स को अपने। ठीक है, टारगेट जो है वो सेट किया इंडिया ने कि भाई हमें जो है वो न्यूट्रिएंट लॉस को जो है वो रिड्यूस करना है, पेस्टिसाइड के रिस्क को जो है वो 50% से कम कर देना है, और हमें इन्वेजिव एलियन स्पीसीज जो आ रही हैं, यानी कि जो आक्रामक जो प्रजातियां होती हैं, फॉरेन स्पीसीज, इन्वेजिव यानी कि आक्रामक वाली, जो बेसिकली दूसरी प्रजातियों को मार डालती हैं, तो उनको हमें 50% तक कम कर देना है। तो ये भी इंडिया का एक टारगेट है। ठीक है, चैलेंजेस जो है वो क्या है? तो सबसे पहली चीज तो भाई आवास सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है, क्योंकि अगर किसी प्रोटेक्ट एरिया को प्रोटेक्ट करना है, किसी प्रजाति को आपको कंजर्व करना है, संरक्षित करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जो क्षेत्र है जहां पर वो प्रजाति रहती है, उस क्षेत्र को जो है वो आपको सबसे पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यस, बस यही चीज है। जैसे वेटलैंड हुए, ग्रासलैंड हुए, सी ग्रासेस, मीडोज हुए, राइट। तो इन सब चीजों को जो है प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एरियाज को भी जहां पर प्रजातियां रहती हैं। फिर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये बोलता है कि डेवलप कंट्री जो है वो एटलीस्ट 20 बिलियन यूएस डॉलर हर साल दें 2025 तक। फिर 2030 से जो है वो 30 बिलियन यूएस डॉलर दें। ये तो पेरिस क्लाइमेट डील से हम लोग कह रहे हैं, बट ये मानती कहाँ है, कंट्रीज मना करती हैं, बोलती कि हम नहीं देंगे पैसा। ये गलत बात है ना। ठीक है, फिर इसके अलावा अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर का उपयोग हमें करना है, जिसमें प्राइवेट लैंड हो गई, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम हो गया, इन सब चीजों का उपयोग करो भाई आप। क्योंकि देखो, मॉडर्न मॉडर्न सिस्टम इनोवेटिव हो तो अच्छा है कि जो सस्टेनेबल हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, बट क्या हो रहा है कि मॉडर्न मेथड्स के थ्रू हम लोग ईल्ड बढ़ाने के चक्कर में लॉन्ग टर्म में जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी खराब कर देते हैं। बोलो हाँ या ना भाई? हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल डाल के शॉर्ट टर्म में तो आपको फायदा मिल रहा है, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म में तो वो जमीन पूरी बंजर हो जाएगी। यस, फिर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज को जो है वो रिफॉर्म करना है। तो ये सब टारगेट्स हम लोग जो है वो सेट कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि इंडिया ने अपना नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो है वो सबमिट कर दिया सीबीडी के पास। और ये कब सबमिट किया है? जब अभी एक कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है, राइट। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सीओपी सीबीडी की होने वाली है अक्टूबर में। कहां पर? कोलंबिया में। और हमारे जो टारगेट है वो 23 टारगेट है, और बिल्कुल वो सेम टारगेट्स है जो टारगेट कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में मेंशन्ड है, जो कि 2022 में लाया गया था, 15वीं सीओपी सीबीडी में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि 30% 30% एरिया को जो है वो 2030 तक वो कर देना, रिकवर कर देना, और 50% बायोडाइवर्सिटी लॉस को जो है वो रिवर्स कर देना, और रोकना है बायोडाइवर्सिटी लॉस को। तो ये चीज है। बस इंडिया का टारगेट भी सेम ऐसा ही है, जो टारगेट हम लोग को देखने को मिला ग्लोबल लेवल पर है, बस दैट्स इट। इंडिया का एक और टारगेट है कि जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जो होती हैं, राइट, मतलब जो
आक्रामक विदेशी प्रजाति जो होती हैं उनकी एंट्री को जो है हमें रोक देना है 50% तक। ठीक है। और ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है ये बोलता है कि एटलीस्ट 20 बिलियन यूएस डॉलर डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को दें 2025 तक और 30 बिलियन यूएस डॉलर देना शुरू कर दें 2030 तक। ठीक है। अब आपको ऑलरेडी पता है यार कि आज की डेट में वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। जो जंगली जानवर हैं, जो प्रजातियां हैं, इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही। क्यों होती जा रही? क्योंकि हम लोग जंगल काट रहे हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया एनवायरमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है, अगर किसी प्रजाति का आवास खत्म हो गया तो प्रजाति खत्म होने लगेगी। सो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 ये रिलीज की गई किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा, WWF के द्वारा, याद रखेंगे आप। इसमें यह कहा गया कि 73% डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में ओवर 50 इयर्स, पिछले 50 सालों में। 1970 से 2020 तक के डेटा को देखा गया तो कहा जा रहा है कि 73% पूरे दुनिया भर में जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो कम हो गई है। और ये स्टीपेस्ट डिक्लाइन ऑब्जर्व किया गया था फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर, फिर टेरिस्टेरियल, फिर मरीन। अब फ्रेश वाटर इको, अब ऑब्वियस बात है कि अब देखो यार, होता ये है कि मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं फ्रेश वाटर में क्यों डिक्लाइन हुई, क्योंकि हमने इंडस्ट्रीज का पानी फ्रेश वाटर में डाला। हम नदियों में सिंपली इंडस्ट्रीज का पानी डाला। एग्रीकल्चर से नदियों में जो है वो क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर से नदियों के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंट्री ले रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से बर्बादी बहुत बुरी तरीके से हो रही है वाइल्ड लाइफ की। फिर पॉल्यूशन तो है ही भाई। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में आप देख लो, इंडिया इंक्लूडेड, इंडिया तो ये सबसे बड़ा खतरा है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के लिए। 60% वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो रिपोर्ट जो है, इसने लिविंग प्लैनेट इंडेक्स का उपयोग जो है वो किया। एक डेटा सेट है जो कि बेसिकली ट्रैक करता है कि पॉपुलेशन किस प्रकार से चल रही है स्पीसीज की, प्रजाति की। नेक्स्ट, ये रिपोर्ट बता रही है कि बहुत बुरी तरह से तरीके से उनके आवास का नुकसान हो रहा है। फूड सिस्टम इससे बुरी तरह से अफेक्ट हो गया। ऑब्वियस ही बात है यार, आपने फूड चेन, फूड वेब पढ़ा होगा एनवायरमेंट की क्लास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, ये रिपोर्ट्स। तो इस टॉपिक के अंदर तो मेनली आपसे यही पूछेंगे बस कि ये फलाना रिपोर्ट है, इसमें क्या चीज बताई गई है। तो ये जो स्टार्टिंग की जो पहला आपको ये दिखाई दे रहा है 3 पॉइंट्स, तो वो बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में पॉल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा खतरा बन चुका है आज की डेट में। इंडिया के अंदर वल्चर की प्रजातियां डिक्लाइन हो रही। क्यों हो रही? कोई मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बता सकता है? इंडिया के अंदर वल्चर जो है, वाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर और स्लेंडर बिल्ड वल्चर, क्यों वल्चर जो है वो खत्म हो रहा है? उसके पीछे एक दवाई है, उस दवाई का नाम जिसने बता दिया मुझे मजा आ जाएगा कमेंट बॉक्स पे। और उस दवाई से रिलेटेड एक बार पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट, यूपीएससी के अंदर। फिर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। ये ना ही सिर्फ बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन बता रहा है, बल्कि पूरा हेल्थ जो है इकोसिस्टम का वो खराब हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इकोसिस्टम डैमेज हो गया, उस पॉइंट पे आ चुका है जिसको टिपिंग पॉइंट हम लोग बोलते हैं, राइट। कि इसके ऊपर अगर आप चले जाओगे तो फिर जो भी चेंजेस होंगे वो इरिवर्सिबल होंगे, उसको आप खत्म कर ही नहीं सकते। जैसे क्लाइमेट चेंज, अब साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हमने इतना ज्यादा जलवायु को नुकसान कर दिया है कि वो इरिवर्सिबल है, कि वापस उसको ठीक नहीं किया जा सकता। कार्बन स्टोरेज फॉरेस्ट के अंदर लॉस हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। प्रयास के बारे में बात करें तो 2022 ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का रिकॉर्ड रहा है 3682 का, जो कि हमने बढ़ा दिया है। तो हमने टाइगर के कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू। ऐसे काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2030 का, उसमें भी गोल है कि बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। पूरे दुनिया भर के टेम्परेचर को जो है वो इस सेंचुरी के एंड तक 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना। एक्चुअली में ये 3 डिग्री सेल्सियस का जो फिगर है, ये थोड़ा हमने बढ़ा दिया है। एक्चुअल जो फिगर है वो 2 डिग्री सेल्सियस का है, और अब बढ़ाया इसलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1.5 डिग्री सेल्सियस तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। ठीक है, क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहां पर स्थिति ठीक नहीं हो सकती, राइट। अगर आप चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस इरिवर्सिबल है। ठीक है, आइस शीट्स मेल्ट हो रही हैं, अमेजोन फॉरेस्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है हम लोग को फूड एनर्जी में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बस यही चीज थी जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो, टेलीमानस टोल फ्री एक हेल्पलाइन हम लोग को देखने को मिल रही है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेलीमानस जो है वो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ
प्रोग्राम का एक पार्ट है जो 2022 में लॉन्च हुआ था। तो आपको समझ में आ रहा है कि मतलब ये टोल फ्री नंबर है जिस पे कांटेक्ट किया जा करके आप जो है वो जो भी मेंटल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, डिप्रेशन वगैरह इन सब की प्रॉब्लम्स को रिजोल्यूशन मिल जाता है। तो टोल फ्री नंबर जो है 14416 ये अवेलेबल है सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में, मेंटल हेल्थ असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। याद रखिएगा। निमहंस बेंगलुरु के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। नेशनल एपेक्स सेंटर है ये टेलीमानस का। वेरी इंपॉर्टेंट। बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो इसके बारे में, तो इसके बारे में तो आप ही बताएंगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन भी आपके सामने, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखने की। तो चलिए अब हम मिलेंगे कब, मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद गाइस।